वागर्थाव्य संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। मैं डॉक्टर नमस्कार। राजकुमार संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान के सचिव के पद पे हैं और इस कार्यक्रम के मैं संयोजक भी हूँ। संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान वाराणसी के तत्वाधान में इंटरनेशनल और नेशनल ई कॉन्फ्रेंस का आज 15वां दिन है, जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा। आज के जो हमारे वक्ता हैं परम आदरणीय प्रोफेसर पी.के. स्टालिन, आप गुरुवर निदेशक शिक्षा विद्या शाखा विभाग उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। गुरुजी का यश आप देखे होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें, आप कभी भी देखें तो गुरुजी का आप यश शिक्षा के क्षेत्र में काफी है, जिसके अंदर में 6 पीएचडी जो शोध प्रबंध जमा हो चुका है, डिग्री प्राप्त हो चुकी हैं। इसके बाद काफी गुरुजी के अंडर में एमफिल लड़के किए हुए हैं और ग्रेजुएशन स्तर पे या एमएड के स्तर पे, बीएड के स्तर पे गुरुजी का काफी भी बच्चों को मार्गदर्शन रहता है। बच्चे बहुत प्रभावित रहते हैं और गुरुजी का शिक्षा के क्षेत्र में या राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की बात करें, गुरुजी का भारत सरकार की तरफ से अन्य योजनाओं में भी बहुत सदस्यता रहती है, बहुत योगदान रहता है। नए नए गुरुजी एक्टिविटी के माध्यम से, नए नए योजनाओं के माध्यम से हमेशा सरकार को सूचित करते रहते हैं, बच्चों को भी नए कौशल के रूप में और मार्गदर्शन करते रहते हैं। आइए आज हम लोग गुरुजी के श्रीमुख से भी आज हम लोग व्याख्यान सुनेंगे, जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। गुरुजी, मैं संयोजक के रूप में मैं आपका संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान में हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर नीलाभ तिवारी गुरुजी, उनके द्वारा भी मैं उनके तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। इस संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान के जो सदस्यगण हैं, जो राज्य के हर राज्य के में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य से लगभग हम लोग संयोजक, अध्यक्ष, सचिव का चयन करते हैं, उनके तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम के जो श्रोता हैं हमारे, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि बिना श्रोता के कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता है। मैं श्रोतागण का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग गुरु जी के श्रीमुख से आज का व्याख्यान सुनते हैं। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार जी। आज के संध्या पावन अवसर पर आपने जो व्याख्यान श्रृंखला माला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा शुरुआत किया है, उसमें हमें आमंत्रित किया। इसके लिए हम संयोजक महोदय और सभी जुड़े हुए सदस्यगण सबका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपकी इस संस्था से, इस प्रयोजन से जुड़ करके मुझे एक हर्ष की अनुभूति हो रही है। साथियों, वर्तमान समय में बदलते परिवेश में हम नित नए अनुसंधान, सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए जो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, जो भी समस्याएं हम चाहे वो वर्तमान काल की दृष्टि से देखें या भूतकाल की दृष्टि से देखें, ये हमारे लिए एक हमेशा से यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा रहा है।
हमने उन परिस्थितियों को, उन समस्याओं को, चाहे वो हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हों, समाधान करने के लिए प्रयास किया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो भारतीय चिंतन परंपरा है, यह अपने आप में एक अनोखा और एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम दुनिया में जो हमारी ऐतिहासिक यात्रा रही है, भले से ही वो विकट समस्याओं को झेलते हुए हमने आगे बढ़ा है, उन परिस्थितियों में भी हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने समाज को एक नई दिशा व नीति निर्देशक तत्व प्रस्तुत किए। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि आजादी के करीब 75 साल हो गए हैं और हम जो हमारी शिक्षा पद्धति है, उस पर लगातार नए नए अनुसंधान करते चले जा रहे हैं। हमारे शिक्षा नीति जो निर्माताओं ने समय समय पर, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए कोई भी पहलू हो, उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। इस संदर्भ में हम देखते हैं आजादी के बाद जो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम हुए हैं, उसमें हम सरकार द्वारा समर्थित, प्रायोजित जो शिक्षा नीतियां हैं, उन पर नजर डालते हैं और उन नीतियों के तहत हमारी जो कार्य प्रणाली है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी हुई हो या अनुसंधान से जुड़ी हुई हो या अनुसंधान से इतर जो समाज के साथ उस अनुसंधान के अनुप्रयोगात्मक जो हमारे कार्य हैं, परिणाम हैं, उनसे जुड़ी हुई हो, या यूं कहें हम जो अपने समाज से जुड़ते हैं, उन पर एक बड़ा ही प्रभावशाली एक असर देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कोठारी जो कमीशन है 1964-66, इसके बाद जो पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, दूसरी जो शिक्षा नीति आई 86 में, और उसकी कार्यान्वयन जो प्रणाली 92 में हुआ, उस पर अगर बहुत ज्यादा बात न करते हुए हम थोड़ा से आगे बात करें, जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में आई है, इस पर हम फोकस करते हैं, तो यहाँ पर हम शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो प्राथमिक स्तर की बात हो, चाहे माध्यमिक स्तर की बात हो, चाहे उच्च स्तर की बात हो, हमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन
दिखाई देते हैं। अब हम इन प्रत्येक स्तर पर जो एक परिवर्तन नजर आए हैं, या यूं कहा जाए एक सकारात्मक दिशा निर्देश जो मिले हैं, उनके आलोक में पूरे देश में हम देखते हैं प्रत्येक शिक्षण संस्थानों में एक बड़ी ही उठापटक की स्थिति उत्पन्न हुई है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई नया कार्य होता है, जब भी कोई नई तकनीकी आती है, जब भी कोई नया विचार आता है, तो इसमें जो पुराने हमारे कार्यप्रणाली चल रही होती है, उसमें एक विक्षोभ पैदा होता है। तो वो स्थिति वर्तमान समय में स्पष्ट दिखाई देती है। हम बात करते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों की, तो यहां पर आप देखिए, जो पहले उच्च शिक्षण संस्थानों में हम स्ट्रीम बांध करके विद्यार्थियों को कोई भी डिसिप्लिन लेने के लिए विवश कर देते थे, जो कि एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए यह सर्वथा अनुचित प्रतीत होता था। वर्तमान समय में जो हमारे नीति निर्माता हैं, उन्होंने इस शिक्षा नीति में इस बात को बहुत ही प्रमुखता से स्थान दिया है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, बात कर सकते हैं इस पर हम, जैसे कोई विज्ञान का विद्यार्थी है, तो पहले यही प्रचलन हुआ करता था कि हम विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को ही पढ़ने के लिए बाध्य करते थे। लेकिन वह विज्ञान का विद्यार्थी यदि हमारे जो प्राचीन साहित्य में, चाहे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हों, चाहे वो पाली भाषा में लिखे गए हों, चाहे वो खरोष्टी में हो, ब्राह्मी लिपि में हो, यदि हम उन भाषाओं का अध्ययन न करते, न कराते, तो जाहिर सी बात है कि हम एक विशाल जो ज्ञान का भंडार है, उससे वंचित रह जाते थे। हमारे विद्यार्थी सिर्फ आधुनिक ज्ञान जो प्रणाली है, जो आधुनिक ज्ञान का प्रचलन है, उससे ही जो है हम परिचित होते थे, उससे ही हमारे विद्यार्थी परिचित होते थे। लेकिन अब जो बाधाएं हैं, उनको इस शिक्षा प्रणाली में उन बाधाओं को कम करने की कोशिश की गई है। और जो स्ट्रीम का विभाजन था, इसको हमारे जब सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन में विद्यार्थी आएंगे, तो इनको कोई भी विषय लेकर के पढ़ने की पूर्ण आजादी रहेगी। नंबर एक बात। अब इसमें कोई विद्यार्थी यदि केमिस्ट्री विषय पढ़ना चाहता है, तो वह केमिस्ट्री विषय जो आधुनिक काल में केमिस्ट्री से संबंधित शाखाएं हैं, केमिस्ट्री से संबंधित जो ज्ञान है, वैश्विक दृष्टि से हम देखते हैं, जो भी विभिन्न देश में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, उस चीज से तो अवगत होते ही हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो प्राचीन साहित्य में केमिस्ट्री से जुड़े हुए या विज्ञान के और जो विधाएं हैं, उनसे जुड़े हुए जो ज्ञान है, उसको हम अपने प्राचीन साहित्य में ढूंढ सकते हैं। हम देखते हैं, हमें ये मालूम भी है कि हमारी जो संस्कृत एक ऐसी भाषा रही है जिसमें अनेकों साहित्य रचे गए हैं, चाहे वो कला से संबंधित हो, चाहे विज्ञान से संबंधित हो, चाहे साइंस से संबंधित हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, आयुर्वेद हो, या नक्षत्र विज्ञान हो, खगोल विज्ञान,
जो भी चीजें हैं, गणित है, इनमें बहुत सारे हमारे ऐसे संस्कृत में ज्ञान संरक्षित हैं जिससे सच पूछा जाए तो सिर्फ संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी ही उसको पढ़ करके समझ सकते थे। जो नहीं जानता है भाषा, वो उस ज्ञान को नहीं समझ सकता है। तो भाषाओं का ज्ञान हो जाना, जो हमारी भाषाएं अब या तो कहिए लुप्त प्राय की स्थिति में है या कम प्रचलन में है। पाली भाषा हमारे देश में कितने लोग जानते हैं? खरोष्टी कोई जानता ही नहीं था। अब एक वाकया इसमें बताएं हम। जब 1836 के आसपास की बात है, जेम्स प्रिंसप वे गवर्नर हुआ करते थे कोलकाता के, और उन्होंने देखा कि यहाँ पर विशाल जो खंडहर या विशाल जो पत्थर की लाट हुआ करती थी उस पर कुछ लिखा रहता था। तो उसको पढ़ने की उन्होंने बहुत कोशिश की थी और लोगों से पढ़वाने की भी कोशिश की थी। भारत में कोने कोने पर उसको भेजा, उस स्क्रिप्ट को, लेकिन कहीं से कोई सार्थक उत्तर नहीं आता था। अंत में उन्होंने खुद प्रयास किया, क्योंकि वो भाषा प्रेमी थे, एक जिज्ञासु अन्वेषण करता थे, तो उन्होंने खुद उस लिपि को पढ़ने में सफलता पाई। और ताज्जुब होगा कि भारत में एक नया इतिहास जो वाकई में हमारे साहित्य में देखने को नहीं मिलता था, वह हमारे पत्थरों में लिखा हुआ मिला, जिसको हम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या पुरातत्व विज्ञान कह सकते हैं। वहां से वो सब, उस विशेष भाषा को जानकारी होने से हमारा इतिहास बदल गया, हमारा भूगोल बदल गया। हम लोग एक नया अपने जो जड़ थी, हमें मालूम ही नहीं था कि हम किस तरह के शासन पद्धति से, हम किस तरह के अध्ययन पद्धति से, हम किस तरह के शिक्षा पद्धति से होकर के आए हैं। तो उन खंडहरों की, उन स्थानों की लगातार खोज चलती चली गई और हमें एक नया जो क्षेत्र मिल गया अध्ययन करने के लिए। यदि हमारे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण संस्थानों में यह सुविधा अब उपलब्ध कराई जा रही है कि वह साहित्य के विषय के साथ साथ विज्ञान के विषय को ले सकते हैं, मैनेजमेंट के विषय को ले सकते हैं, इंजीनियरिंग के विषय को ले सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ये विभिन्न प्रकार के हमारे ज्ञान के जो डिसिप्लिन हैं, उनको एक में बांध करके जो संपूर्ण ज्ञान है, जो ज्ञान की एक इकाई है, उसको समझने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो शिक्षा नीति निर्माताओं ने, उनका नजरिया इतना स्पष्ट, इतना क्लियर कि हम अपनी मूल जड़ों को पहचानने में एक हमारे पास एक औजार मिल गया। अन्यथा हमें बिल्कुल एक प्रकार से कहा जाए बांध दिया गया था, या जो हमारी पहले की शिक्षा नीतियां थी वहां पर इस बात को ध्यान कम दिया गया, नहीं दिया गया। फिर भी जो पहले आजादी के पहले भी जो ज्ञान का सृजन हुआ, जो खोजें हुई, वह हमारे स्व अध्येताओं ने ही खोजी। आज भी सेल्फ स्टडी के माध्यम से हम इस कार्य को बखूबी कर रहे हैं, लेकिन जो हमने बाउंडेशन लगाई थी या बाउंडेशन थी, उसको कम से कम हम
दूर कर दिए। ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। इस तरह से हम अपने जो हम बार-बार इस नीति की जो सराहना करते हैं कि ये जो हमारा एक पक्ष है, ये वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है। दूसरी बात हम करते हैं हायर एजुकेशन के संदर्भ में ही विद्यार्थियों को दोहरी जो है डिग्री एक साथ ज्वाइंट जो डिग्री देने की बात हुई, ये भी एक पहले समस्या हुआ करती थी कि नहीं एक साथ हम 2 डिग्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस नीति में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, आपके अंदर अगर ज्ञान पिपासा है, ज्ञान को प्राप्त करने की आपकी क्षमता है, तो आप एक साथ 2 डिग्रियां हासिल कर सकते हैं। यह भी एक अपने आप में हमारे जो लाखों विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक कहिए कि हम उनकी समय भी बचा रहे हैं, ऊर्जा भी बचा रहे हैं, एक साथ हम जो है उनको उपलब्धि से नवाज रहे हैं। तो ये जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा में जो बात होती है मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। तो ये देखिए, ये एक खूबसूरती है कि जहां पर हमारा एजुकेशनल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था, वह व्यय न जाए। पहली साल पढ़ा विद्यार्थी, किसी कारणवश उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी स्नातक के दौरान। लेकिन अब क्या है कि अगर वो छोड़ता है तो उसे हम जो है कुछ न कुछ दे रहे हैं, और इसके साथ साथ उसने जो गेन किया है उसको, उस ज्ञान को हम क्रेडिट के रूप में उसके पास वापस कर रहे हैं कि आपने इतनी क्रेडिट ज्ञान का संचय कर लिया है। अब उस क्रेडिट को लेकर के वो विद्यार्थी जब समय लगे, जिस स्थान पर उसे जाना हो, वहां पर जाकर के अन्य शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करके आगे की पढ़ाई कर सकता है। तो ये एक जो मल्टीपल एंट्री की बात, मल्टीपल एग्जिट की बात थी, ये अपने आप में एक नवीन परंपरा है। और विद्यार्थी हम उनके हितों को ध्यान में रखकर, क्योंकि हमारे विद्यार्थी ही हमारे हित धारक हैं, देश के कर्णधार हैं। अगर हम उनकी ऊर्जा को, अगर हम उनके द्वारा किए गए कार्य को नहीं सराहेंगे, और तो कहीं न कहीं हम जो है, जो हमारे शिक्षा का जो उद्देश्य है उससे दूर हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार का प्रोत्साहन का कार्य करता है विद्यार्थियों के लिए कि वे उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रेरित हैं। अब बात आती है कि जब हम स्नातक के दौरान, जो पहले 3 साल का हुआ करता था, अब इसको 4 साल करने की बात की गई है। 4 साल में विद्यार्थी के पास इतना लंबा समय है जिसमें वो जब चाहे तब प्रवेश ले और जब चाहे उसमें वहां से दूर हट सकता है। तो पहली साल जो करता है, अगर कंप्लीट कर लिया है, तो हमारी जो स्ट्रक्चर बनाया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार, उसमें प्रत्येक साल 40 क्रेडिट उसको जो है हासिल करनी होती है। अगर वो एग्जिट करता है, बच्चा स्टूडेंट एग्जिट करता है, तो 4 क्रेडिट का स्किल डेवलपमेंट संबंधी कोई कोर्स करना पड़ता है, कोई एक पेपर देना होता है। वह जो है स्किल इन्हांसमेंट का जो है, मतलब कौशल विकास का एक 4 क्रेडिट का कोर्स करके और परीक्षा दे करके वो वहां से हट सकता है। और उसके बाद उसको जो है सर्टिफिकेट कोर्स एक दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट का एक प्रमाण जो है दे दिया जाता है कि इसने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया। अगर 2 साल बच्चा वही
एग्जिट करता है, बाहर आता है, तो उसे हम डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं कि हाँ हमने डिप्लोमा दे दिया। और अगर 3 साल कंप्लीट करके निकलता है तो हम बोलेंगे स्नातक डिग्री जो है उसने हासिल कर ली। उसको जो है इस तरह का हम एक प्रमाण देते हैं। और 4 साल अगर करता है तो चौथे साल चूंकि इसमें रखा गया है कि प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए उसको सिलेबस में उसके समाहित किया गया है, और उस प्रोजेक्ट को कर करके अगर वो 4 साल बाद बाहर आता है तो उसे हम शोध सहित स्नातक डिग्री का एक प्रमाण देंगे। तो ये एक बड़ी बात है। अब इससे हम समझते हैं कि नहीं, ये तो पहले जो व्यवस्था थी 3 साल फिर 2 साल का पीजी कर लिया, तो इसमें कोई बदलाव तो हुआ नहीं, आखिर 5 साल तो खर्च हुआ उसका। लेकिन जो इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात करके उसको बीच-बीच में हम छोटा-छोटा जो इनपुट्स दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। ये प्रोत्साहन मिलने से क्या होता है कि विद्यार्थी पुनः आगे पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, उसके अंदर एक हौसला आता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, और उसमें हम, जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि नहीं ये काम पहले हो जाए। और जैसे तमाम प्रकार के उदाहरण है कि यहाँ से हम जो है परिवार का ट्रांसफर कहीं उत्तर प्रदेश से आपका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु चले गए, तो आप जब जाना है तो फिर उस तरह की परिस्थिति अगर नहीं बनती कि यहाँ पर रुक करके पढ़ें, तो फिर आप वहां पर क्विट करके यहाँ से चले जाते हैं और वहां पर फिर बाद में किसी भी उच्चतर शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक क्रेडिट ट्रांसफर की बात करके हम एक प्रकार का उसका विद्यार्थी का सहयोग करते हैं। हाँ, कुछ समस्याएं आएंगी और उसका जो भी समाधान यथा समय वो भी आएगा, क्योंकि जो नई चीजें हम पहले ही बता दिए कि नई चीज जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो व्यवहारिक समस्याएं कुछ न कुछ आती हैं। हो सकता है कि कुछ जटिलताएं आए, चाहे वो जटिलता एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से हो, चाहे वो एकेडमिक दृष्टि से हो, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ये हमारे नीति निर्माताओं ने स्पष्ट किया, और ये बात हमें समझनी भी पड़ रही है कि वाकई में व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं तो कितनी एक हमारे हित के लिए बात की गई है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हम देखते हैं तो ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमें शिक्षा के प्रति जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो एक कंसेप्ट आया हायर एजुकेशन में, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब बात आती है कि अगर 4 साल का स्नातक कोर्स कर लिया विद्यार्थी, उसके बाद तो फिर आती है बात कि वो जो है परास्नातक में या पीजी डिग्री में एडमिशन लेगा। तो 4 साल जिसने किया है उसके लिए तो 1 साल का जो है पीजी डिग्री होगा, और उसे सामान्य जो है कोर्स थियोरेटिकल पढ़ने होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट या इस तरह की बात नहीं रहती है। यदि कोई विद्यार्थी जो हमारी पुरानी पद्धति है, स्ट्रक्चर है, उससे आता है 3 साल का स्नातक करके, तो उसके लिए क्या होता है 2 साल का परास्नातक होगा, और वो जो है पहली साल जो है थियोरेटिकल पेपर पढ़ता है, और दूसरी साल जो है पूर्ण रूप से हम देखते हैं वो एक डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट परियोजना स्तर का जो है कार्य करता है, और इस तरह से उसे स्नातक डिग्री मिल जाती है। हाँ, एक बात और आती है, परास्नातक करने के बाद या 4 साल का जो शोध सहित स्नातक किया है उसको बोलेंगे शोध सहित स्नातक जो जिसने डिग्री हासिल की है, ऐसे विद्यार्थी डायरेक्ट जो है पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए एडमिट हो सकते हैं। तो ये एक कहा जाए कि हमने 1 साल सेव कर लिया पीएचडी में एडमिट करने के लिए। पहले होता था 5 साल, अब 4 साल में भी आप जो है
कर लेंगे। ये एक नई जो है हमें दिशा मिलती है, एक नया जो है हमें एक विद्यार्थी को हम देखते हैं सहूलियत मिलती है। अब बात आती है कि जो उच्च शिक्षण संस्थानों में, जैसा कि हमने बता ही दिया कि 2040 तक बात हो रही थी कि इसको जो है जो हमारे संस्थान है, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे उससे एफिलिएटेड कॉलेज हो, उनको हम बात कर रहे थे बहुविषयक शिक्षण संस्थान में बदलना। तो हमारी यूनिवर्सिटी हो जाएंगी बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में बदल जाएंगी। ये क्या है, अब जाहिर सा बात तो होता है कि इसमें बहुविषयक विश्वविद्यालय या हम कहें कि संस्थान बनने से क्या फायदे हैं। ऑलरेडी हर विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं, सब प्रकार की डिसिप्लिन चल रही है, लेकिन ये जो है बहुविषयक संस्थान या बहुविषयक विश्वविद्यालय का जो कंसेप्ट है ये अलग क्यों है। तो अलग इस दृष्टि से है कि पहले जो हम स्ट्रीम बांध करके हम पढ़ने से रोक दिया करते थे या विद्यार्थी को बाध्य कर देते थे कि आपको इन्हीं विषयों को लेना है, अब वो जो है बाउंडेशन खत्म कर दिया। तो इस तरह से हम जो है बहुविषयक संस्थान को हम ये चाहते हैं कि 2040 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत के प्रत्येक महाविद्यालय, प्रत्येक विश्वविद्यालय, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, राज्य विश्वविद्यालय हो, निजी विश्वविद्यालय हो, सबको हम बहुविषयक संस्थान के रूप में देखना चाहते हैं। ये एक नई एक सोच है कि जिसमें अब बहुविषयक संस्थान होने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम जब अनेक विषयों को, जो हमारा इंटरेस्ट का एरिया है, उसको एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तो हम ज्ञान को सामूहिक रूप में देखेंगे, कलेक्टिव रूप में देखते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। होलिस्टिक अप्रोच जो ज्ञान संचय का बनाया गया था, ज्ञान कभी भी बांटा नहीं गया था। हमारी जो भारतीय परंपरा रही है, ये जो बांट करके हमने डिसिप्लिन में अध्ययन करना शुरू कर दिया, यहीं से जो है हम ज्ञान से थोड़ा सा दूर हो गए। हालांकि ये दूरी जो है हमें काफी डिस्टर्ब की और इससे हम ज्ञान को समझ नहीं पाए। अब किसी भी घटना की, किसी भी वस्तु की, किसी भी प्रक्रिया का जब हम अध्ययन करना होता है, हम होलिस्टिक वे में अगर होलिस्टिक अप्रोच द्वारा अध्ययन करेंगे तो एक सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अदरवाइज हम व्याख्या कुछ और करेंगे, साहित्य के विद्यार्थी कुछ और करेंगे, विज्ञान के, कॉमर्स के कुछ और करेंगे। इस तरह से हम एक सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये एक सकारात्मक जो है नीति है और इसमें हमको जो है आगे बढ़ करके इसका स्वागत करना चाहिए। और इसमें जो है एक अब इम्प्लीमेंट चुकी हो चुका है, अब इसमें कार्य करने की जरूरत है। स्वागत तो बहुत हुआ है। तो अब एक चीज और है, अब ये हमने बताया 2040 तक क्या करना था। 2040 तक बहुविषयक संस्थान के रूप में सभी संस्थाओं को कन्वर्ट करना है, जो भी हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब 2030 तक हमने एक लक्ष्य रखा, नई शिक्षा नीति में लक्ष्य रखा गया कि 50% कम से कम एनरोलमेंट हो जाए। ये एक बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग उच्च ज्ञान से आभूषित हों। यदि उच्च ज्ञान से हम परिचित होंगे, जाहिर सी बात है कि भारत जो है एक ज्ञान का एक स्रोत बन जाएगा। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो हम कहेंगे हमारी 50% जो आबादी है वो जो है हायर एजुकेशन ग्रहण कर रही है। ये जो लक्ष्य है 2030 तक, ये एक बड़ा लक्ष्य है। अब इसमें हमें मिलजुल करके कार्य करना है और
जो भी बाधाएं आती हैं, बाधाएं बहुत सारी हैं, उसका जिक्र हम करेंगे। तो नामांकन बढ़ाने के लिए अब हमें प्रयास क्या करना होगा उसको देख लेते हैं, उसके बाद कुछ बाधाएं भी हैं उसका भी जिक्र करेंगे। तो नामांकन बढ़ाने के लिए हमने ये तय किया कि जो भी अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, उत्तम कोटि के शिक्षण संस्थानों में हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से और ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से नामांकन को बढ़ाएंगे। वहां पर अब ये प्रयास किया गया कि नहीं 40% जो है ऑनलाइन कोर्सेज भी रखा जाए। अब बात ये आ गई है कि जो शिक्षण संस्थान जैसे AWS मिल रहे हैं NAAC द्वारा, वहां पर जो है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली भी चालू कर दी जाए, ODL सिस्टम। उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि हमारा जो एकमात्र विश्वविद्यालय है राजर्षि टंडन, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अब ये एक बड़ी गर्व की बात है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी शाखाएं हैं और हमारे विद्यार्थी पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। अब इसका स्वरूप थोड़ा से बदल जाएगा और यह जो भी हमारे विश्वविद्यालय हैं जो A++ ग्रेडेड हैं NAAC द्वारा, उन विश्वविद्यालयों ने भी अब प्रयास शुरू कर दिया है, उनको भी अब मान्यता मिलने लगी है सरकार द्वारा कि वहां भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण और अध्यापन जो है दिया जाए। तो ये एक बड़ा कदम है। इससे जो हमारा मुक्त विश्वविद्यालय कार्य कर रहा था कि जो लोग विशेष कारणों से शिक्षा से दूर थे, उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे थे, उस कार्य में अन्य विश्वविद्यालय भी अब ODL सिस्टम से दूरस्थ जो शिक्षा प्रणाली है उसके माध्यम से नामांकन कराएंगे और यह हमारे हायर एजुकेशन में नामांकन जो सकल नामांकन की वृद्धि है यह अपने आप बढ़ेगी, ऐसा एक विश्वास है, उम्मीद है। अब ये जो ODL माध्यम से जो हम कोर्स डेवलप कर रहे हैं या ऑनलाइन जो कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं, ये कोर्स जो हमारे रेगुलर यूनिवर्सिटी में कोर्सेज चल रहे हैं उनके इक्विवेलेंट होने चाहिए। इस उनके जो नॉर्म्स बनाए गए हैं दोनों के नाम लगभग एक जैसे होने चाहिए। इस पर भी हमारे जो शिक्षा नीति ध्यान दिया गया। ये शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया कि जो हमारी जो गुणवत्ता है, चाहे वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे रेगुलर जो हमारा सिस्टम चल रहा है उससे हम शिक्षा दे रहे हैं, तो इसमें कहीं गुणवत्ता से हम कंप्रोमाइज न करें, इसका भी विशेष ध्यान दिया गया है। अब हमारे पास मिश्रित जो पाठ्यक्रम प्रणाली की बात अब होने लगी, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे और विश्वविद्यालयों को हमने जो है दूरस्थ माध्यम से भी अलग से एडमिशन की बात कर दी है। हालांकि पहले भी हुआ करते थे, जैसे मदुरई कामराज विश्वविद्यालय हो तमिलनाडु में, हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो राज्य विश्वविद्यालय हुआ करता था, स्टेट यूनिवर्सिटी, वहां पर भी करस्पॉन्डेंस एजुकेशन चलती थी। लेकिन अब हमारे नीति निर्माताओं ने इस पर ज्यादा फोकस दिया है कि इसको ज्यादा से ज्यादा नामांकन चूंकि बढ़ाना है, नामांकन तभी बढ़ेगा जब हम फ्लेक्सिबल होंगे, एडमिशन को लेकर के हम फ्लेक्सिबल होंगे, उनको तरह तरह की जो है सुविधाएं देंगे ताकि वो हमसे जुड़े। उनकी अपनी अलग समस्याएं हैं, जैसे हमारे विश्वविद्यालय में जो जेल कैदी हैं उनको पढ़ने की कहीं किसी विश्वविद्यालय में सुविधा नहीं है। ये हमारे राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने ऐसे लोगों के लिए पढ़ने के लिए, शिक्षित करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है और खास बात है कि मुफ्त में पूरा शिक्षा हम लोग देते हैं, एक भी पैसे फीस नहीं लेते हैं किसी भी प्रकार की, और एग्जाम इनके स्कूल जेलों में ही एग्जाम सेंटर हम लोग बना देते हैं। और जो हमारे थर्ड जेंडर हैं
किन्नर समुदाय जो बड़े सम्मानित लोग होते हैं, इनको भी जो है, क्योंकि इनके अंदर बड़ी हीन भावना, इनको पढ़ने के लिए कौन प्रेरित करता था? नहीं। तो ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया कि नहीं आप आइए, इनको भी हम जो है फ्री में पढ़ाने की बात करते हैं। तो ये दो ऐसे हैं, और उसके साथ साथ जो नौकरी पेशा वाले और तमाम जो तमाम प्रकार के कार्यों में संलग्न होते हैं, ऐसे लोग जो आ नहीं सकते, रेगुलर क्लासेस नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए भी ये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की बात की गई है। अच्छा, एक चीज और है, हमारी जो शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें जो हमने जिक्र किया, बताया कि जो बहुविषयक संस्थान में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज रहेगा कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनसे जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं, संबद्ध जो कॉलेज हैं, संबद्धता अब धीरे धीरे खत्म करने की बात की गई है। अब संबद्धता खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्कनेक्ट हो गए, उन्हें हम स्वायत्तता दे रहे हैं। और स्वायत्तता जैसे हालांकि बहुत सारे हमारे संस्थान हैं, जैसे वो बनारस में उत्तर प्रदेश से जो यूपी कॉलेज है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो ईसीसी डिग्री कॉलेज है, इस तरह से बहुत सारे ऑटोनॉमस कॉलेज हैं। लेकिन अब ये ऑटोनॉमी पूर्ण रूप से सभी कॉलेज को देने की बात हो रही है। अभी जब सभी कॉलेज हमारे ऑटोनॉमस हो जाएंगे, दो दृष्टि से ऑटोनॉमस होंगे। पहली दृष्टि है कि ऑटोनॉमी इनको एडमिशन लेने की और डिग्री देने की। दूसरी है फाइनेंशियली ये जो है स्वायत्त होंगे। तो नई शिक्षा नीति में ये जो शिक्षण संस्थानों को जो क्लासिफाई करने की बात की गई है, ये जो हमारे संस्थान जो सरकार द्वारा फंडेड हैं, ऐसे संस्थान जिन्हें राज्य सरकार जो है फंड मुहैया कराती है, और कुछ ऐसे संस्थान हैं जो सेल्फ फंडेड हैं, स्वतः जनरेट करते हैं फंड और राज्य सरकार का सहयोग भी लेते हैं या केंद्र सरकार का। एक ऐसे संस्थान है जो राज्य का सहयोग बिल्कुल नहीं लेते हैं, मतलब सरकार का बिना सहयोग लिए आर्थिक, वो जो है सेल्फ जनरेटेड है। तो सरकार का, या इस हम कहेंगे कि वर्तमान शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं ये आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता आर्थिक दृष्टि से अगर वो बन जाते हैं तो वो कहीं न कहीं डायरेक्टली, प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, हमारे जो हितधारक हैं विद्यार्थी, इन्हें रोजगार के संदर्भ में या इन्हें और आगे बढ़ने के संदर्भ में ये तमाम प्रकार के जो है अवसर उपलब्ध करा सकेंगे। तो इसमें बड़ा कंट्राडिक्शन होता है, क्योंकि व्यवस्थाएं बदल रही हैं। हमारा 1856 के आसपास में जो वुड्स डिस्पैच, 1835 में संभवतः वुड्स डिस्पैच की बात हुई थी। ये हमें थोड़ा से डेट में कंफ्यूजन है, 35 में शायद मैकाले मिनट्स था, उसके बाद 56 में वुड्स डिस्पैच। तो उसमें जो है शिक्षण संस्थानों को राज्य के अधीन किया गया था फाइनेंशियली, की फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट करेंगे और उनके अधीन ही ये होंगे। तो उससे थोड़ा से मुक्त करने की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है, जब ये मुक्त होंगे, सेल्फ जनरेट करेंगे, तो उसका कहीं न कहीं जो भार है, उसका कहीं न कहीं जो दबाव है, हमारे विद्यार्थियों पर ही पड़ेगा। ये एक दूसरा पहलू है जिस पर हमें पुनः चिंतन करने की आवश्यकता है। ये एक हमारे लिए यक्ष प्रश्न बन करके खड़ा होगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं
जहां पर जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं वह वर्तमान समय में भी एफर्ट करने लायक नहीं है कि वो जो है ऐसे कोर्स को कर पाए। मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, इतना उसका जो फी स्ट्रक्चर हम देखते हैं महंगा है। और उस पर अगर हम कहें या हम इस तरह की शिक्षा नीति की बात करें कि ये जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं सेल्फ जनरेटेड हों, पैसा खुद जो है जनरेट करें, तो वो जनरेट विद्यार्थियों से ही करेंगे। और वर्तमान समय में ऑलरेडी इतनी महंगी फी स्ट्रक्चर है, इतना ज्यादा है कि हमारा मध्यम वर्गीय जो बहुसंख्यक आबादी है, जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, ऐसे बच्चे कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो उनके लिए भी एक हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसमें व्यवस्था की बात की गई है। उसमें ये है कि हम जब इस तरह के शिक्षण संस्थान डेवलप कर रहे हैं जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हों, तो ये शिक्षण संस्थान इन विशेष वंचित लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अब ये फ्यूचर की बात है, भविष्य के गर्त में है कि शिक्षण संस्थान किस तरह की मदद प्रोवाइड करते हैं जो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से वंचित जो समुदाय है। कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई चरवाहे का है, कोई किस परिस्थिति में है जिसके घर पर सदियों से 2-4 पीढ़ी देख लिया जाए कोई आर्थिक स्रोत ही नहीं ढंग का रहा हो, ऐसे लोगों के लिए यदि हॉस्टल की सुविधा, ऐसे लोगों के लिए फीस स्ट्रक्चर में संशोधन, बदलाव या उनको जो है कुछ रियायत देना, ये अगर होता है तो हम कहीं न कहीं एक सकारात्मक इस नीति का उपयोग कर पाएंगे। अदरवाइज यह हमारे जो शिक्षा माफिया हैं, क्योंकि हर एक प्रोफेशन में यह इस तरह की बातें आती हैं कि कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग करने के लिए एक वर्ग जो है तैयार हो जाता है। तो शिक्षा भी एक पूर्ण रूप से सेवा भाव न होकर के ये व्यवसाय भाव हो गया तो वहां पर हम अपने लक्ष्य से बदल जाएंगे, भटक जाएंगे और ये हमारे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। हमारे नीति निर्माताओं ने बहुत ही बेहतरीन हमारे लिए रोड मैप तैयार किया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अब हमें करना है। हमारे जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षाविद हैं, लीडर्स हैं, उद्योगपति हैं, जो इन शिक्षण संस्थाओं को जो बहुविषयक शिक्षण संस्थान के रूप में जिनको बदलने की बात की जा रही है, जिनको पूर्ण रूप से आर्थिक दृष्टि से निर्भर होने की बात की जा रही है, यह पूर्ण रूप से आर्थिक निर्भरता यदि विद्यार्थियों के कंधे पर आश्रित रहेगी तो कहीं न कहीं इसके नकारात्मक जो है परिणाम भी हमको देखने को मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है, कोई भी देश किसी भी प्रकार की शिक्षा नीति को लेकर के यदि आगे बढ़ता है तो हम उस देश की उस शिक्षा नीति के प्रभाव को कहीं हटा नहीं सकते हैं। तो हमारे यहाँ भी अगर इस तरह की शिक्षा नीति आई है तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं पड़ेगा। तो ये हम लोगों के लिए, ये हमारे जो समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए जो संभ्रांत विद्वज्जन हैं, इनको इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कहीं हमारा शिक्षा जो प्रणाली है यह सेवा भाव से हट करके अगर विचलित हो गया, व्यवसाय
के रूप में, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिलेगी। तो ये हम लोगों को इस पर फोकस करने की जरूरत है। आने वाले समय में हम यदि इस पर ध्यान नहीं दिए तो मेरा यह मानना है, कोई भी कितनी भी बेहतरीन शिक्षा पद्धति अगर लाई जाए, यदि उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारी नियति है वह अगर साफ नहीं है, तो हम कभी भी विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ नहीं सकते। ये एक फैक्ट है, इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम शिक्षा नीति को शुद्ध नियति के साथ, सही जो हमारी संकल्पना है उसके साथ लागू नहीं करते हैं, तो यह कहीं न कहीं एक हमारा जो सपना है विकसित राष्ट्र बनने का, जिसकी बात जोरों पर चल रही है, हमें जरूरत भी है हम विश्व में अग्रणी बने, लेकिन यदि हमारा देश और हमारे जो नागरिक हैं यह उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, या यूं कहें शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, तो हम कहीं न कहीं अपने मार्ग से भटक जाएंगे और हम कमजोर हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपने नियति को, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से देखते हों, चाहे वो शैक्षणिक जो संस्थानों में बैठे हुए लोग हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से जुड़े हुए लोग हैं, तो सबको इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो अब हम इसके बाद थोड़ा से बात करेंगे कि जो हमारे क्या नाम है, जो माध्यमिक स्तर की बात है, लेवल की बात है शिक्षा में, इसमें जो है हमने जो स्ट्रक्चर तैयार किया 5+3+3+4, तो 5 को हमने बस सिर्फ इतना एक्सटेंड कर दिया कि हमने 3 साल जो है प्री स्कूलिंग का जो रखा है उसको जो है फंडामेंटल स्टेज के रूप में 3 साल वो प्री स्कूलिंग को और क्लास 1 क्लास 2 को मिला करके हमने उसको एक साथ क्लब कर दिया। वो हमारा फंडामेंटल स्टेज जो है, इससे बालक के मन में स्कूल का एक चित्र दिखेगा और स्कूल के प्रति अभिप्रेरित होगा। ये एक महत्वपूर्ण जो है एक मनोवैज्ञानिक कारक है। वहां पर बच्चा जा करके, अगर 3 साल का बच्चा 2.5 साल का है, वो जाता है तो वो डिग्री लेने या इस तरह के कुछ सर्टिफिकेट या एग्जाम देने के पर्पज से नहीं जाता है, वहां पर सीख जाता है, वो स्कूल देखने जाता है, उस माहौल के साथ एसिमिलेट करने जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर है जो हमारे जो स्ट्रक्चर में स्लाइटली बदलाव किया गया, ये कहीं न कहीं हम लोग मतलब हमारी शिक्षा नीति में एक सकारात्मक पक्ष है। अब इसके बाद जो आता है प्रिपरेटरी स्टेज, वहां पर हम संख्याओं का ज्ञान और बाकी जो भी है विषय हैं उसका प्रारंभिक ज्ञान कराते हैं। बाकी जो है जो मिडिल स्टेज है क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, यहाँ पर जो है विषयों का ज्ञान कराते हैं। और इसके बाद जो है हमने एक काम और किया, इसमें जो परीक्षा भय था इसको दूर करने की कोशिश की, और क्लास 10 में जो बोर्ड की परीक्षा हुआ करते थे इसको बंद कर दिया गया या इस तरह की बातें की गई। तो हमें एक बार टर्मिनल एग्जाम देना होगा क्लास 12 में, और ये जो है एक मनोवैज्ञानिक जो है प्रभाव डालता है, और एक शिक्षा से या परीक्षा से जो भय था कि हम इससे दूर हटें, ये चीजें जो है हम ऐसा नहीं करेंगे और हम शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित होंगे और हम धीरे धीरे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं हमारी नीति में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको हम देखते हैं कि ये जो है शिक्षा नीति इन टोटलिटी में
हमारे जो समग्र विकास की बात की गई है, समग्र विकास चाहे व्यक्तित्व के संदर्भ में हो, चाहे देश के संदर्भ में हो, चाहे वो राष्ट्र के वो समाज के संदर्भ में हो, ये समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए ये एक नीति लाई गई है। यह और हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक बड़ा ही एक मॉडल के रूप में है और इसको हमें बस मैंने पहले ही व्याख्यान में बताया कि एक अच्छी नीयत के साथ अगर हम इसको लागू करते हैं तो यह हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में कहीं कोई कसर नहीं बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट व्याख्यान में मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज का व्याख्यान तो पूरा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे हम लोग को बहुत सी बाधाएं होती थी, समझ में नहीं था क्या होगा क्या, लेकिन आज का गुरुजी व्याख्यान सुन करके, बहुत अद्भुत व्याख्यान गुरुजी, पूरा ओपन हो गया, मुझे कोई भी समस्या नहीं रह गया। और इस समय लग रहा है कि इतना अद्भुत हम लोग की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसकी कल्पना वर्तमान सरकार ने की है। आने वाले समय में निश्चित ही जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं का निदान हो जाता है, धरातल पे आ जाता है, तो निश्चित ही हम लोग विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ेंगे। पूरी बाधाएं जो संशय होते थे, आर्ट्स साइंस, पूरी बाधाओं को गुरु आज ने जो कम शब्दों में आपने इतना अच्छे से समझाया है कि जितना, और हमारे यूजर भी, उनका भी फीडबैक अच्छा आ रहा था कि गुरु जी का व्याख्यान बहुत ज्ञानवर्धक है। एक्सीलेंट स्पीच गुरु जी, आज बहुत अच्छा लगा, अद्भुत। आपको गुरु जी आशीर्वाद मिलता रहे। हम लोग फिर गुरु जी सुनेंगे आपसे कभी नए विषय के ऊपर। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार।